हाय फ्रेंड्स, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। वह है मेरे इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। यानी इस कोरोना क्राइसिस के बाद बैंक को क्या करना चाहिए, बैंकों का क्या रोल होना चाहिए अभी। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हम आज 35वें दिन इस लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और यह सेकेंड फेज लॉकडाउन का है। उम्मीद था इसको 3 मई को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि एक उम्मीद बंधी है कि कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जिसके तहत ये लग रहा है कि शायद इस महीने के मतलब मई के अंत तक इसका जो रफ्तार है, गति है, वो 0 हो जाएगी इसकी ग्रोथ की, कोरोना क्राइसिस की। खैर, वो तो बाद की बातें देखेंगे। बट मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने आया हूँ अपने अनुभवों के बेसिस पे, जो मैंने बैंकिंग सेक्टर में रहकर या उससे बाहर रहकर अनुभव किया है। दोस्तों, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसमें क्या, लोग कहते हैं जो पूछो तो कहते हैं क्या बोलें, लोग क्या कहेंगे इसके मामले में। तो लेकिन मेरा मानना अपना अपना ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ तो कुछ तो लोग जरूर बोलेंगे। अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए, डिस्कशन होगा तभी कुछ चीज़ें निकल के सामने आएगी। तो मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडस्ट्री के लिए। अगर इसको बोलें बैकबोन, इट्स अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ये पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। अगर कैपिटल, अगर मनी, कैश फ्लो अगर किसी इंडस्ट्री के का ब्लड है तो ये ब्लड को पंप करने वाला सेक्टर है, जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, मनी को सर्कुलेट करता है। हालांकि रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे चीज़ें हमारे सामने रखने की कोशिश की है और रखेंगे भी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को घटाया है, रिवर्स रेपो रेट को घटाया है, जिससे बैंकों की लिक्विडिटी बढ़े, बैंक अग्रेसिव हो लोगों को पैसा देने में। बट उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि बैंकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में बैठे हैं, बैंक के मैनेजमेंट के लोग लॉकडाउन में बैठे हैं। तो इस लॉकडाउन का उपयोग करके जैसे हम लॉकडाउन के बाद आए तो हमें क्या और करना चाहिए ताकि हम इस इंडस्ट्री को, पूरे इंडस्ट्री को स्पीड दे सकें। क्योंकि इस कोरोना क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस जो शुरू होगा वो होगा इकोनॉमिक क्राइसिस। नौकरियां जाएंगी, लोग भूखमरी के शिकार होंगे। तो इससे बचाने के लिए बैंकिंग सेक्टर का बड़ा रोल हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर पहले से तैयार हो। इसके लिए मैंने हालांकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, बातें बहुत करूँ तो फिर मैं इसको 4 P's में डिफाइन कर रहा हूँ। जो हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए 4 P's में होनी चाहिए। एक है प्रोडक्ट, दूसरा पॉलिसी, तीसरा प्रोसेस और चौथा पेमेंट। तो मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट और पॉलिसी की। प्रोडक्ट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय इंडस्ट्री बंद है, कैश फ्लो बंद है, जीएसटी नहीं जा रहा है, साथ साथ बैंकिंग 0 है, अभी बैंकिंग 0 है। इसके साथ साथ आप अगर बात करें तो प्रोडक्ट का सर्कुलेशन बंद है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैनेजमेंट को प्रोडक्ट बनाना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए, रिस्क को देख करके कि मार्केट का रिस्क क्या है, कितना अपेटाइट है इस रिस्क को कवर करने के लिए, उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाना चाहिए, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट डिफाइन करना चाहिए, ताकि हम पंप भी कर सके पैसा को और बैंकों का रिस्क भी ना हो। क्योंकि लिक्विडिटी का इशू एक दूसरा इशू है, बट मार्केट रिस्क का इशू बड़ा इशू है बैंकों के लिए। तो बैंकों को इस पे काम करना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट लेके आए ताकि हम लोअर रिस्क में भी रहें और लोगों को पैसा दे भी सकें। दूसरा है प्रोसेस के मामले में बात करूं तो बैंकों को स्मूथ प्रोसेस करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वेरी स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि आज डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए मोटी मोटी फाइलें बनती हैं और बड़े सारे पेपर वर्क होते हैं, उसमें लोग डॉक्सी लगे होते हैं, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव लगे होते हैं जो लेके आते हैं, फिर उनका प्रिंट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। इन सबसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमें स्पीडी प्रोसेस करनी है। जितना जल्दी हम पैसा डालेंगे इंडस्ट्री में, उतनी जल्दी इंडस्ट्री खड़ी होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस सब को बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हो सकते हैं। तो क्यों नहीं ऑनलाइन डाउनलोड है और ऑनलाइन ही अपलोड किए जाएं इनके पास में, इनके सिस्टम में, और वहीं से चेक हो जाएं। ठीक है, जब डिस्बर्सल करें तो हम हार्ड कॉपी मांग लें उनसे, एक फिजिकल फाइल बनाने के लिए, वो हो सकता है। बट ये कम से कम डॉक्यूमेंटेशन करें फिजिकल। साथ ही साथ मेरा मानना है कि हमें जो कई लोग सिविल पहले इंडिविजुअल कर लेते हैं और जो कमर्शियल सिविल कई बैंक है जो डिस्बर्सल का समय करती है, ये नहीं होना चाहिए। कमर्शियल सिविल और इंडिविजुअल सिविल दोनों एक साथ हो जाता है कि पता लग गया कि इसको हम दे भी पाएंगे या दे पाएंगे। क्योंकि आज क्या है
कि बहुत सारे लोग मॉरेटोरियम में भी हैं, या हो सकता है पहले से भी एनपीए हो रहे हों, तो सब सामने आ जाएगा। उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को डिफाइन किया हमने। अब हम इस पॉलिसी में आकर के देखें कि भाई इसको हम दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। दूसरा, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर सबके पास में हो, चाहे उनका एग्जीक्यूटिव हो या उनके एसोसिएट्स हो, ये जरूरी है उनके पास हो, ताकि वो देख सके कि क्या हम इसको हमारे लिए बनता भी है या नहीं बनता है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो पीडी होता है, पर्सनल डिस्कशन होता है, क्रेडिट की मीटिंग होती है कस्टमर के साथ में, वो ऐसे लोगों की मीटिंग हो, चाहे वो जेडसीएम के लेवल के लोग क्यों नहीं हो, ऐसे लेवल की मीटिंग हो जो जा करके अपने लिमिट के हिसाब से उस लोन को सैंक्शन कर सकें। सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी वही हो, क्योंकि आज देखा जाता है कि कोई पीडी कोई और करता है, जूनियर क्रेडिट मैनेजर करता है, फिर उसको रिकमेंड करता है, और रिकमेंड करने के बाद वो फिर उसका सैंक्शन होता है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है, और जो सैंक्शन कर रहा होता है वो भी उसको देख करके चूंकि वहाँ गया नहीं होता है फिजिकली, तो ठीक से डिसाइड नहीं कर पाता है कि हमें इसको पैसा देना चाहिए देना चाहिए। लेकिन जो क्रेडिट मैनेजर वहाँ पे पहुँचता है, जाता है और देखता है फिजिकली, वो डिसाइड कर सकता है कि हमें पैसा इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जरूरी है कि वही जाए जिसकी लिमिट हो, जितने के लोन कर रहे हैं उस लिमिट वाला बंदा जाए वहाँ पे, और वो डिस्कशन करके वहीं पे डिसाइड करे, क्योंकि बाकी काम तो हो चुका है, पेपर चेक करना और बैंकिंग और सब कुछ देखना तो हो चुका है। सिर्फ ये डिसाइड करे कि हमें इसको पैसा देना है, कितना देना है कि नहीं देना है। इसके अलावा हम बात करते हैं पेमेंट का। तो पेमेंट में क्या करना है कि पेमेंट मतलब डिसबर्सल। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि बैंक को लगे कि भाई 2 करोड़ का अप्रूवल कर रहा हूँ, 2 करोड़ दूंगा, पता नहीं कहाँ लगाएगा, क्या करेगा, कहीं अपना डेट सेटलमेंट तो नहीं करेगा। तो इसके लिए चाहिए कि हम पार्ट पेमेंट करें। क्यों नहीं 6 महीने तक हम 50 लाख या 75 लाख या 80 लाख देते हैं, उसके बाद से फिर दूसरा डिस्बर्सल ट्रांच में करते हैं, ताकि कंफर्टेबिलिटी भी रहेगी बैंक की भी, और उस बंदे को भी पैसा मिलेगा, अपना काम भी शुरू करेगा, दिखा भी पाएगा, देखो मैंने पैसा लिया तो ये काम किया, पैसे का सर्कुलेशन हो चुका है, उसको मॉनिटरिंग करके उसको बैंक फिर से उसको पैसा दे। तो इस तरह से बैंक अपनी तैयारी कर सकता है मेरे हिसाब से। और बैंक एक ऐसा सेक्टर है जो मैं समझता हूं कि वो दूसरे सेक्टर को तो चलाता ही है, साथ साथ उसके पास भी इतने लोग रोजगार देता है वो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके अपने एम्प्लॉय हैं, साथ साथ उनके एसोसिएट्स भी हैं, सब डिपेंडेंट हैं उन पे। तो बैंक का काम होगा तभी बैंक को भी फायदा है, क्योंकि बैंक भी एक बिजनेस एंटिटी है, उसको भी इंटरेस्ट चाहिए, उनके भी एम्प्लॉयमेंट को बचाना है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ से हमारा फायदा होगा। एक तो इंडस्ट्री चल पड़ेगी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट बचा रहेगा बैंकिंग सेक्टर का, और हम इस तरह से गवर्नमेंट के कंधे से कंधे मिलाकर के हम उसकी सहायता भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा अपना राय। मैं फिर दूसरे किसी वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।